और देश हित की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। ओबीसी बिल पास होने के बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा होने लगा, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। तय समय से 2 दिन पहले संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि ओबीसी बिल पास होने के बाद राज्यसभा में इंश्योरेंस बिल पर चर्चा शुरू हो गई, जिसके बाद विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष का कहना था कि उनसे सिर्फ ओबीसी बिल पास कराने की बात हुई थी। इसके बाद विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया और चेयर की तरफ कागज फेंके गए। हंगामा बढ़ गया तो मार्शल को बुलाना पड़ा। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि, ये मानसून सत्र पूरी तरह से विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। 2 दिन पहले ही कार्यवाही दोनों ही सदनों में स्थगित करनी पड़ी। कामकाज कितना हुआ ये सब जानते हैं। ओबीसी बिल जो कि सूट करता था सभी विपक्षी दलों को, उस पर चुप रहे, मौन रहे, लेकिन उसके बाद शोर शराबा और हंगामा और उसी का नतीजा कार्यवाही स्थगित। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मीमांसा ये सब कुछ हुआ है और जो आरोप जिस तरह से लग रहा है दोनों पक्षों की तरफ से, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो कुछ हुआ है सदन के अंदर वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। महिला सांसदों के साथ जो मार्शल थे उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, इसका आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो विपक्ष के सांसद हैं उन्होंने आपत्तिजनक व्यवहार किया है, उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के साथ धक्का मुक्की की है, उन्होंने चेयर पर के साथ कहा जाए अपमानजनक व्यवहार किया, कागज फाड़ कर फेंकने की घटना आपने देखा भी होगा तस्वीरों में। साथ साथ आज से एक दिन पहले की घटना देखा आपने कि जिस तरह से रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़कर जिस तरह से प्रोटेस्ट किया कांग्रेस के सांसदों ने और तमाम सांसदों ने, जिस तरह से फाइल फेंकी गई चेयर के ऊपर, तो तमाम सारी बातें जो देखने के बाद आज की जो घटना है कहीं ना कहीं इसका एक तरह पिक देखा गया है और स्ट्रीम रहा है और ये संसद के इतिहास में कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है। और जिस तरह से शरद पवार ने कहा कि 55 साल का उनका संसदीय कैरियर है और उस संसदीय कैरियर में उन्होंने आज तक इस तरह का माहौल नहीं देखा जिस तरह से आज संसद के अंदर हो गए थे। कह रहे थे कि जो व्यवहार हुआ कल हाउस में, जिस तरह से हंगामा हुआ। सुनो, चेयरमैन ने जो स्टेटमेंट दिया ना सवेरे, हाँ, वो बीजेपी में लिख के दिया स्टेटमेंट। और सुन लीजिए शरद पवार जी अभी जो बोला, व्हाट शरद पवार जी हैज सेड, 55 years he has been in politics as opposition in parliament. 55 years he has been in parliament, both in opposition and in government. He has never seen something like this. Today was a shame. And if you want to know why is the opposition protesting, why? Because Modi and Shah have bulldozed 36 bills without any discussion or scrutiny. Only one bill was discussed. It's a shame. 55 years of parliamentary politics, Sharad Pawar ji is saying. They are blaming the opposition party. तो शरद पवार की ओर से बहुत बड़ा आरोप यह लगाया गया है कि इस तरह का आचरण पहले कभी संसद में नहीं हुआ। वहां पर महिला मार्शल्स को बुलाया गया, उन्हें आगे कर दिया गया। और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी क्या आरोप लगाए गए, उनकी बात भी सुनिए। अगर डेमोक्रेसी में स्लोगन देना ये क्या पाप है? क्या ये एंटी डेमोक्रेसी है? और स्लोगन देना, प्रोटेस्ट करना, ये तो डेमोक्रेटिक तरीका है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं महिला सांसदों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। यस, महिला सांसद दुर्व्यवहार हुआ, उनको पुश करे और वो भी महिलाओं को सामने रख के पीछे पुरुषों ने धकेल दिया। जिस तरह से महिला सदस्य के ऊपर हमला हो गया कि वही आज से कम से कम 40 से ज़्यादा महिला और पुरुष बाहर से लाए गए और एक अलग तरीके और व्यवहार तैयार करने का प्रयास हो किया। मेरे 55 साल के सार्वजनिक करियर में इस तरह की स्थिति मैंने कभी देखी नहीं। और मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या सफाई दी है विपक्ष के इन आरोपों पर, वो भी सुनिए। मित्रों, आज संसद को फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कुछ उनके साथियों द्वारा अपने अहंकार और अराजकता से शर्मसार करने की कोशिश हुई है। और इससे एक बात बहुत स्पष्ट है, एक बात बहुत साफ है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या उसके साथ कुछ अन्य दल हों,
वो तर्कों और तथ्यों के कंगालीपन से जूझ रहे हैं, और तर्कों और तथ्यों का जब व्यक्ति जो है वो दिवालिया हो जाता है तो वो इसी तरह की हरकतें करता है। देश हित में आज हमारे देश की संसद की चर्चा करना इसलिए बहुत जरूरी है कि संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दाग की बात करना भी आज बहुत जरूरी है। संसद के दोनों सदनों में पिछले 17 दिन में जो हुआ उस पर हर मतदाता को गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ देश के कुछ नेताओं की अलोकतांत्रिक चाल, असंवेदनशील चेहरा और असंसदीय चरित्र की बात नहीं है। ये आपके मत यानी वोट का अपमान है। ये आपके जनादेश का अपमान है कि जिस संसद में सांसदों को देश हित की चर्चा करनी थी, वहां चेयर पर किताबें फेंकी जा रही थी, चेयर पर वहां पर पर्चे उड़ाए जा रहे थे। आज के दिन आपको ये 2 तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि आपने जिस नेता को वोट देकर संसद भेजा है, क्या वो संसद के लिए शान बन रहा है या शर्म। ये देश की संसद के दोनों सदनों की तस्वीर है। सदन की मर्यादा को तार तार होते देखना असहनीय हो गया तो समय से 2 दिन पहले ही लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा के अपमान और संसदीय परंपरा पर जो दाग कांग्रेस ने लगाया, उसे याद कर सभापति सदन में ही रो पड़े। I have no words to convey my anguish and to condemn such acts, as I spent a sleepless night. आप सोचिए, एक 72 साल के बुजुर्ग राजनेता जब देश के उच्च सदन में खड़े होकर रोते हैं, रात भर सो नहीं पाने की वेदना व्यक्त करते हैं, उसके चंद सेकंड के अंदर नारेबाजी शुरू हो जाती है और जब उन पर नियमों के हिसाब से कार्रवाई होती है तो विपक्षी आरोप लगाते हैं कि सदन में उनसे सही सलूक नहीं हो रहा। आपको दिखा देते हैं कि इस मॉनसून सत्र में क्या क्या हुआ है। ये तस्वीरें भारत के संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया की असली सूरत पेश करती है, जहां सत्ता और विपक्ष देश की खातिर अपनी नीतियों और सियासत की दिशा तय करते हैं। और ये है देश की संसद में विपक्षी सियासत की बदसूरत तस्वीर, जहां विपक्ष ने ठान लिया कि ना काम करूंगा, ना करने दूंगा, न संसद का सम्मान रखूंगा, न बचने दूंगा। हद तो तब हो गई जब स्पीकर के चेहरे पर पुर्जे उड़ाए जाने लगे। राज्यसभा में चेयर पर रूल बुक फेंककर हमले की कोशिश की जाने लगी। आखिरकार लोकसभा को तय वक्त से 2 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। ये सदन चर्चा संवाद के लिए, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी माननीय सदस्य नारेबाजी की तख्तियां ली। मैंने उनसे कहा है कि ये हम संसद की गरिमा को कम कर रहे हैं। लोकसभा तो स्थगित हो गई, लेकिन राज्यसभा में ओबीसी के मुद्दे पर संविधान संशोधन बिल पास होना था और सदन चलाने की मजबूरी थी। इसी मजबूरी और कांग्रेसी सांसदों के असंसदीय आचरण से दुखी होकर एम वेंकैया नायडू रो पड़े। I have no words to convey my anguish and to condemn such acts, as I spent a sleepless night. देश के उपराष्ट्रपति रोए जा रही हैं, लेकिन शर्मनाक सियासत फिर भी नहीं थमती है। रूल बुक इनकी तरफ इसलिए फेंकी गई कि कम से कम रूल पढ़ लो क्या है। जिन लोगों ने उनको चुन करके भेजा है, जिन राज्यों ने भेजा है, वो भी शर्मिंदा हो रहे होंगे। इन्हें शर्मिंदगी तो नहीं आ रही होगी। Look, all I can say is that I'm not in the Rajya Sabha. I didn't see it for myself. देखिए, जय जवान जय किसान का नारा तो बहुत पुराना है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं उस नारे में। हाँ, टेबल पर चढ़ना गलत बात है, वो नहीं करना चाहिए। नारे में किसे आपत्ति हो सकती है। अफसोसनाक बात तो ये है कि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद से बाहर जिस किसान के मुद्दे पर शोर मचा रखा था, वो संसद के अंदर कृषि बिल पर चर्चा तक नहीं चाहते थे। संसद के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा जब सांसदों के व्यवहार से दुखी होकर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू भावुक हो पड़े। सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष के सांसद विरोध करते करते सारी मर्यादाओं को भूल गए हैं, या फिर ये विपक्षी सांसद एक ऐसा ट्रेंड दे रहे हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए
ट्रेडमार्क होने वाला है। ये किसानों के मुद्दे पर चर्चा तक नहीं चाहते थे और सड़क पर किसानों से सॉलिडिटी दिखाते हैं। संसद का मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे के कारण लगभग पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। विपक्ष पेगासस, महंगाई और कृषि बिल जैसे मुद्दे तो उठाते रहा, लेकिन बहस के लिए तैयार नहीं हुआ। बहस हुई भी तो केवल ओबीसी बिल पर, क्योंकि सियासी मजबूरी कारण से विपक्ष इसे बहस से लिए टाल नहीं पाया और यही इस सत्र की सही मायने में प्रोडक्टिविटी भी रही है। विपक्षी दलों के नेताओं के तमाम उत्पात को झेलते हुए संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही चलती रही। स्पीकर ओम बिरला और सभापति एम वेंकैया नायडू ने किसी तरह जनहित के मुद्दों से जुड़े जरूरी कामकाज पूरे किए। कुल 17 बैठकें हुई और 21 घंटे 14 मिनट तक चली, 22% रही। 15 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए, 20 विधेयक पारित हुए। जिस कांग्रेस के तमाम बाधाओं के बावजूद सरकार ने 20 विधेयक पारित किए, तो अब कांग्रेस कह रही है कि सत्र में 22 बिल पास किए गए। लोकसभा में सिर्फ औसत 10 मिनट हर बिल पर चर्चा हुई और राज्यसभा में औसतन 30 मिनट हर बिल पर चर्चा हुई। ब्रह्म प्रकाश दुबे और रवि त्रिपाठी के साथ रविंदर कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। अब मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखती हूं, फैसला आप खुद करें कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से 7 दशक तक संसदीय लोकतंत्र के जरिए सत्ता का सुख भोगा, वो कुर्सी से उतरते ही इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो गए। ये नेतृत्व की गैर जिम्मेदाराना हरकत का असर है क्या कि संसद के अंदर कांग्रेस के सांसद बेकाबू हो रहे हैं? क्योंकि जब राहुल गांधी जैसा नेतृत्व रेप पीड़ित बच्ची के माता पिता की पहचान सार्वजनिक कर दे, हाईकोर्ट उनसे जवाब तलब कर दे, तो उस दल के नेताओं से कितनी संवेदना की उम्मीद की जा सकती है। जिस दल का नेता धारा 144 लागू होते हुए भी चोरी छिपे ट्रैक्टर मंगा ले और नियम कानून तोड़ते हुए सड़क पर ट्रैक्टर दौड़ाने लगे, उसके सांसद क्या न करें। जिस दल का नेता ओबीसी मसले पर संविधान संशोधन जैसे बिल के दौरान सदन में खड़ा होना तक पसंद न करे, उस दल के सांसद कितनी जिम्मेदारी निभाएं। खासकर इस मॉनसून सत्र में विपक्षी सांसदों में से खासकर कांग्रेसी और टीएमसी के सांसदों का जो आचरण दिखा है, उसे देखकर तो पाकिस्तान की याद आती है। लगता है कि पाकिस्तान की संसद में जो इसी साल जून के महीने में हुआ था, उससे हमारे देश के विपक्षी दल के सांसदों ने कुछ ज्यादा ही प्रेरणा ले ली। पाकिस्तानी संसद में जो कुछ हुआ था, उसमें से बस मारपीट और गाली गलौज ही बच गई, वरना जितना हंगामा पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में हुआ था, उससे जरा भी कम हंगामा भारतीय संसद में इस बार नहीं हुआ है। वैसे कांग्रेसी नेताओं के संसदीय चरित्र की बात कर रहे हैं तो आपको याद दिला दें, 2014 में जब कांग्रेस की ही सरकार थी, तब तेलंगाना बिल पेश करते वक्त कांग्रेस के निलंबित सांसद ने तेलंगाना समर्थक सांसदों पर पेपर स्प्रे तक छिड़क दिया था। ये तो इन कांग्रेसी सांसदों का संसद के अंदर इतिहास रहा है। वैसे एक बात और बता दूं, ये कांग्रेस जो अब किसान किसान कह रही है ना, इसने पूरे मॉनसून सत्र में संसद से बाहर किसान और संसद के अंदर पेगासस की रट लगाए रखी। 19 जुलाई से 9 अगस्त के बीच संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस ने 2 मुद्दों पर काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसमें 5 बार पेगासस जासूसी कांड पर और 4 बार कृषि मुद्दे पर स्थगन का प्रस्ताव दिया। कांग्रेस के सांसद कृषि मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव भी देते थे और बाहर जंतर मंतर तक घूम घूम कर उनके नेता ये भी कहते थे कि कृषि पर चर्चा कैसी, केवल कानून रद्द करने की मांग है। यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा, ये काले कानून है, इनको रद्द करना। मतलब आप समझ रहे हैं, चर्चा करनी ही नहीं, कानून रद्द करने की मांग है, तो फिर नोटिस क्यों दे रहे थे? ये किसानों को धोखा देने की चाल लगती है और कुछ नहीं। और इस पूरी सियासी नौटंकी में देश का कितना नुकसान हुआ, ये देखिए आप। लोकसभा में सिर्फ 22% काम हुआ, 17 दिनों में केवल 21 घंटे की कार्यवाही चल सकी। हालांकि सरकार ने 20 बिल पारित जरूर करा लिए, लेकिन लोकसभा को 2 दिन पहले ही स्थगित करना पड़ा।
उधर राज्यसभा में 3 हफ्ते में 23% भी काम नहीं हो सका। 17 दिनों में 17 घंटे 44 मिनट तक सिर्फ हंगामा होता रहा और अब इस सत्र में सिर्फ 2 दिन बचे। इस हंगामे में देश के जरूरी मुद्दों पर न तो चर्चा हो सकी, न कोई फैसला हो सका। ऊपर से देश के खजाने को नुकसान पहुंचा, वो अलग। क्योंकि लोकसभा के कामकाज पर 1 घंटे का खर्च, ध्यान से सुनिए आप, 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपए आता है और 19 जुलाई के बाद से अब तक करीब 74 घंटे से ज्यादा वक्त बर्बाद हो चुका है। इस हिसाब से लोकसभा में 112 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। ठीक सुन रहे हैं आप। और इसी तरह राज्यसभा में 1 घंटे के कामकाज पर 1.1 करोड़ रुपए का खर्च आता है और इस सदन में अब तक 58 घंटे से ज्यादा विपक्षी सांसदों के शोर शराबे के कारण बर्बाद हुए हैं और करीब 63 करोड़ 91 लाख रुपए बर्बाद हो गए। इस तरह दोनों सदनों में अगर हिसाब लगाया जाए तो करीब 175 करोड़ रुपए अब तक बर्बाद हो चुके हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत की सेना की। भारत की सेना दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना है। सेना को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। दरअसल सेना में एक इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप IBG बनाने की तैयारी हो रही है। इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप मतलब करीब 10,000 जवानों का ऐसा समूह जो किसी भी परिस्थिति में सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। इस ग्रुप के पास हेलीकॉप्टर, टैंक और तोप जैसे हथियार होंगे, जिसके लिए अभी सेना में अलग अलग रेजिमेंट है। इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप के बनने के बाद भारत भी अमेरिका और चीन जैसे सुपर पावर देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा। भारतीय सेना का सुपर प्लान IBG। IBG का मतलब अनदेखे जांबाज। जो टैंक भी चलाएंगे, रफाल भी उड़ाएंगे, चीन पाकिस्तान पर भारी 10,000। भारतीय सेना में अगले 2 महीने के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल सेना में सैनिकों का एक ग्रुप बनाने की तैयारी हो रही है। ये एक ग्रुप एक आदेश पर युद्ध के लिए तोप, टैंक और हेलीकॉप्टर समेत तैयार होगा। ये ग्रुप एक आदेश पर किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए रेडी होगा। भारतीय सेना इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप यानी IBG की शुरुआत करने जा रही है। IBG बनने के बाद भारत की युद्ध रणनीति में बड़ा बदलाव होगा। यह बदलाव क्यों और कैसे होगा, पहले इसे समझिए। हर एक इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप में 8,000 से 10,000 की संख्या में सैनिक होंगे। ये ग्रुप हेलीकॉप्टर, तोप, टैंक और सिग्नल सिस्टम से लैस होगा। भारतीय सेना ने 2 साल पहले खुद को आधुनिक वॉरफेयर के लिए तैयार करना शुरू किया था। उसी कड़ी में IBG बनाने की शुरुआत होने जा रही है। मौजूदा समय में सेना में युद्ध करने का सबसे बड़ा संगठन कोर होता है। कोर कई डिवीजन में बटा होता है। डिवीजन में कई ब्रिगेड होती हैं और ब्रिगेड में कई बटालियन होती है। टैंक के लिए अलग रेजिमेंट होती है, सिग्नल के लिए भी अलग रेजिमेंट होती है। यहाँ तक कि आर्मी के पास हेलीकॉप्टर के लिए अलग विभाग है। भारतीय सेना में इस समय कुल 40 डिवीजन है, जिनमें 3 आर्म्ड यानी टैंक और 2 आर्टिलरी यानी तोप खाने की डिवीजन है। जब युद्ध के हालात होते हैं तो अलग अलग रेजिमेंट को इकट्ठा किया जाता है। ऐसे में युद्ध के वक्त अलग रेजिमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और इसमें समय भी लगता है। लेकिन इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप बनने के बाद लंबी प्रक्रिया खत्म होगी। IBG में सेना से जुड़े सारी डिवीजन होंगे और ये सीधे कोर के अंडर में होंगे, जिससे कार्रवाई में बेहतर तालमेल हो सके, साथ ही फैसले लेने में कम से कम समय लगे। IBG को डिवीजन की ही तरह मेजर जनरल रैंक का अधिकारी कमांड करेगा। एक कोर
ये माना जाता है कि कोर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो फॉर्मेशन है, जो कि सेल्फ कंटेन्ड है लड़ाई में जाने के लिए। एक कोर के अधीन 2 या 3 इन्फेंट्री या माउंटेन डिवीजन होती हैं। डिवीजन के नीचे 3 ब्रिगेड और ब्रिगेड के नीचे 3 इन्फेंट्री बटालियन, टैंक्स, मैकेनिकल इन्फेंट्री, हेलीकॉप्टर्स और इंजीनियर, ये सारे रिसोर्सेस एड्स एंड डेट्स यानी अटैचमेंट एंड अटैचमेंट्स के तौर पर दिए जाते हैं, ताकि डिवीजन टास्क के मुताबिक अपने साथ अपने रिसोर्सेज लेकर अपना टास्क पूरा कर सके। सैनिकों का एक समूह युद्ध लड़ने के लिए जमीन से आसमान तक तुरंत तैयार रहेगा। सेना शुरुआत में 2 इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप बनाने जा रही है। ये बैटल ग्रुप उत्तर और पूर्व में बनाए जाएंगे। उत्तर में अगर पाकिस्तान या फिर चीन से युद्ध की स्थिति बनती है तो ये बैटल ग्रुप तुरंत युद्ध के लिए तैयार होगा। इसी तरह देश की पूर्वी सीमा पर चीन से खतरे को देखते हुए आईबीजी का गठन किया जाएगा। आईबीजी के बनने के बाद भारतीय सेना को सैनिक कार्रवाई के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सकेगा। तो सेना का यह आधुनिक अवतार है और इसीलिए सेना का जोश हाई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.